हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचे सबसे पहले। और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, मैंने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लूसेंट एवं एनसीईआरटी बुक से बनाए हुए हैं। और जो भी व्यक्ति इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिए है, किसी स्थान पर वह ऊर्ध्वाधर समतल जो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है क्या कहलाता है। तो किसी स्थान पर वह ऊर्ध्वाधर समतल जो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है कहलाता है चुंबकीय यामोत्तर। क्या कहा जाता है? चुंबकीय यामोत्तर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए, किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर समतल जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरता है तो उसे भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि जब भी यदि अगर ये आता है कि चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरता है तो उसे चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे, यदि वो भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरता है तो उसे भौगोलिक यामोत्तर कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए, पृथ्वी के केंद्र से होकर कल्पना करने पर एक सरल रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है वह सरल रेखा कहलाती है। तो उस सरल रेखा को पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है तो यह उस स्थान का कौन सा कोण होता है, मतलब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं नमन कोण। क्या कहा जाता है? नमन कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए, पृथ्वी के ध्रुव पर तथा विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर 90 अंश होता है, और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 होता है। याद रखिए, पेपर में पूछे गए हैं कई बार कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 अंश होता है। यदि यार बात करें विषुवत रेखा पर तो विषुवत रेखा पर 0 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग होता है परंतु इसका औसत मान क्या होता है। तो इसका औसत मान होता है 0.4 गुणे 10 की पावर 4 टेस्ला। 0.4 गुणे 10 की पावर 4 टेस्ला के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे वर्ग के नहीं लिखा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिए, उपग्रह की पृथ्वी से जितनी अधिक दूरी होती है उसका वेग उतना ही क्या होता है? कम होता है। जितनी अधिक दूरी बढ़ाते जाएंगे उसका वेग उतना ही ज़्यादा कम होगा। पृथ्वी मतलब उपग्रह का वेग उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, उसकी ऊंचाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी पृथ्वी से उसका वेग उतना ही कम होता जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए, तुल्यकाली उपग्रह का उपयोग होता है। तो तुल्यकाली उपग्रह का उपयोग किस के लिए किया जाता है? रेडियो प्रसारण एवं दूरसंचार के लिए, मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए तथा दूरदर्शन सीटों पर दिखाए जाने के लिए, मतलब दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए तुल्यकाली उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? इसका कारण क्या, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व न होने के कारण सीधे खड़े नहीं रह सकते। गुरुत्व न होने के कारण वो सीधे खड़े नहीं रह पाते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। वो क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गति करने लगेगा यदि यार कोई भी सेब या कोई भी वस्तु छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं, क्यों? क्यों नहीं गिरती? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, तल के अंदर रहती है, इसी कारण से पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दी है? यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी कर दी जाए तो सूर्य और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है? G(Im1 Im2 अपान R स्क्वायर। यदि अगर हम R के मान को दोगुना कर देंगे तो बल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अगर हम बीच की दूरी को दोगुना करते हैं तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वर्ग का व्युत्क्रम कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिए? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिए? किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो किसी भी पिंड का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। यदि यार बात करें न्यूनतम कहाँ पर होता है तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का प्रयोग करेंगे। v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at का प्रयोग करेंगे। ऊपर से गिराई जाती है, u का मान 0 है, a का मान हमारा 9.8 दी है, t का मान दिए 3 सेकंड में आ जाती है। तो कितना होगा उसको 3 सेकंड में? तो गुणा करा देंगे तो कितना हुआ? 8 तिरका 24, 9 तिया 27, 2 29, यानी 29.4 मीटर पर सेकेंड, 29.4 मीटर पर सेकेंड उसका वेग हो जाएगा। ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को, पर लेकिन पहले थ्योरिकल पूरी पढ़ाने के बाद में आपको एक सीरीज से पूरे न्यूमेरिकल करा दूंगा, आपको कभी किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी मैं थ्योरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा चुके हैं या जिन क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना है इस लेवल मतलब इस स्टैंडर्ड लेवल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिए? यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी तल पर जी का मान होगा। तो जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। यदि आप त्रिज्या को हम 1% कम कर देते हैं तो क्या होगा? जी का मान 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारहीनता होती है, मतलब भारहीनता क्या होती है? भारहीनता किसे कहते हैं? तो भारहीनता कहा जाता है जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो। जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है वहाँ पर भारहीनता की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिए? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या परिणाम होगा? यदि अगर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि वस्तु का भार क्या होता है? mg होता है। और यदि अगर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो गया तो स्मॉल g का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जिससे हमारा वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा, पर लेकिन उसके द्रव्यमान m पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिए? एक वस्तु का
एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 केजी है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे ले लिया कि मैंने अभी बताया कि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम उसे कहीं भी ले जाएं। तो यदि यार उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 केजी है तो वो चाहे चंद्रमा पर ले जाएं या किसी अन्य उपग्रह पर ले जाएं या किसी अन्य ग्रह पर ले जाएं, कहीं पर भी ले जाएं, पर उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान उसका हमेशा 100 केजी ही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा उपग्रह कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसी कारण से कोई भी कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है वो पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिए? किसी लिफ्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो उसका भार क्या है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यदि यार लिफ्ट नीचे आती है तो उसका भार घटा हुआ प्रतीत होता है। यदि अगर वो मतलब स्वतंत्र रूप से नीचे आती है तब क्या होता है, उसका भार शून्य महसूस होता है, मतलब उसमें भारहीनता महसूस होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 का दिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलने लगती है? तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलने लगती है? जब शीतकाल में। शीतकाल में क्या होता है, तीव्र गति से चलने लगती है। क्यों चलने लगती है? क्योंकि शीतकाल में लोलक की लंबाई कम हो जाती है। तो लोलक की लंबाई यदि कम हो जाएगी तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, अंडर रूट एल अपान जी। तो क्या होता है, शीतकाल में लोलक की लंबाई कम हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है, उसका आवर्तकाल भी कम हो जाता है, और आवर्तकाल कम हो जाता है, इसी वजह से पेंडुलम घड़ी क्या होता है, तेज चलने लगती है। पेंडुलम घड़ी की स्पीड तीव्र हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा, यदि यार हम 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो क्या होगा, पृथ्वी पर वापस आकर गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यदि हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से या इससे अधिक वेग से फेंक देंगे तो वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी, पृथ्वी से पलायन कर जाएगी। पर लेकिन यदि हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से कम वेग से यदि किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो वो वस्तु पृथ्वी पर वापस आके गिरेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 28 कहती है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि यार हम किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा के बराबर होती है 1/2 mv²। mv² के बराबर 1/2 mv²। यदि हम m को 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, k का मान भी 2 गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी यदि हम द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे। क्वेश्चन आता है कि यदि अगर हम वेग को 2 गुना या 4 गुना करते हैं, मान लो जैसे वेग को 2 गुना करते हैं, तो यदि हम वेग को 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि k बराबर होता है 1/2 mv² होता है। यदि हम v के मान को 2 गुना करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा तो 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। तो आप इन्हें याद रखिए, सूत्रों के सहारे कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर लेकिन आपको गलत नहीं करना। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिए, संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, संवेग को 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि k बराबर क्या होता है, p² अपान 2m, p² अपान 2m के बराबर होता है। यदि हम p के मान को 2 गुना करते हैं तो क्या होगा, k का मान हमारा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि p का स्क्वायर होता है तो k का मान क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। अब यदि हम बात करें कि k बराबर
पी स्क्वायर अपान 2m कैसे होता है? तो ये क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एम वी के बराबर होता है, और के बराबर क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं वी का, पी बटे एम रख देते हैं वी का मान, तो हमारा पी स्क्वायर अपान 2m के बराबर निकल के आ जाता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। और कभी कभी गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध ही पूछ लेता है या इससे संबंधित सवाल पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है, आप कभी गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के दिए, किसी वस्तु में उसकी अवस्था तथा स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु की अवस्था और उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जब ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है और ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है तो क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या कहता है कि ऊर्जा का ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वही चीज़ इसने पूछी है कि जब ऊर्जा एक रूप में लुप्त होती है और दूसरी उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में प्रकट होती है तो इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य का द्रव्यमान किन किन तत्वों से मिलकर बना है? तो सूर्य का द्रव्यमान 71% हाइड्रोजन और 28% हीलियम और अन्य तत्वों 2% मिलकर बना है। वहाँ पर 71% हाइड्रोजन और 28% हीलियम का भाग है। इसके अलावा अन्य तत्वों का भाग सभी तत्वों का मिला के केवल और केवल 2% है। तो सूर्य का द्रव्यमान 71% हाइड्रोजन और 28% हीलियम तथा 2% अन्य तत्वों से मिलकर बना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिए, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है? तो सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। कितनी निकलती है? 3.8 गुणे 10 की पावर 26 जूल, 3.86 गुणे 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा निकलती है सूर्य से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो सूर्य से ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों तथा आवेशित कणों के रूप में निकलती है। सूर्य से ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों तथा आवेशित कणों के रूप में निकलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिए, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सौर विकिरण। क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर सौर विकिरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विकिरण का गुण किस पर निर्भर करता है? तो उसके अंदर उपस्थित तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है विकिरण का गुण। विकिरण का गुण किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 के दिए, ऊष्मा का अनुभव कराने वाली वितरण को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा का अनुभव कराने वाली वितरण को कहा जाता है, विकिरण को कहा जाता है अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वस्तुओं का दर्शन कराने वाली विकिरण को क्या कहा जाता है? तो वस्तुओं का दर्शन कराने वाली विकिरण को दृश्य विकिरण या जिसे हम प्रकाश कहते हैं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृश्य विकिरण या प्रकाश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर क्या बनाते हैं? तो 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन क्रिया क्यों होती है? इसका कारण क्या है? सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया क्यों होती है? तो उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण, उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है सूर्य के केंद्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का तल तनाव यानी पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसी कारण क्या होता है? तेल पानी के पृष्ठ पर फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? तो इस स्थिति में क्या होता है? लोग गलत कर देते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते गलत कर देते हैं, ये पेपर में पूछा जा चुका है। और
कई बार पूछा गया है। तो होता क्या है कि छोटा बुलबुला और ज़्यादा छोटा हो जाता है तथा बड़ा बुलबुला और ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब भी हम ऐसी घटना कराते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर तक ऊपरी सतह तक आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब वायु का बुलबुला निचली सतह से, पानी की निचली सतह से ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका आकार, बुलबुले का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा हम कितनी भी बदलने पर लेकिन उसका घनत्व नहीं बदलता, उसका घनत्व वही रहता है। हम वस्तु की मात्रा को चाहे 1 किलो से 1000 किलो कर दें पर लेकिन उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी डेंसिटी वही रहती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है। तो सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक पानी का अपेक्षित घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो किस कारण से तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। तो कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है। तो प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है, आवृत्ति से, आवृत्ति से संबंधित होता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन क्या दिए, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी। बात करें यदि सबसे कम कौन सा विचलित होता है तो लाल, लाल सबसे कम विचलित होता है। यदि बात करें कि वर्ण विक्षेपण में बीच में कौन सा रंग होता है तो बीच में होता है हरा। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिए कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का, सबसे कम विचलन होता है लाल का और बीच में कौन सा रंग होता है, हरा। तो ये रहे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लूसेंट एवं एनसीईआरटी बुक से बनाए हुए थे और वही क्वेश्चन बनाए जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और या तो जिन क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और जितने भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। और ये जिसको इसके लिंक चाहिए, वो PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।